नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को देहरादून पहुंच रहे हैं और जहां आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी प्रसिद्ध फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI में आयोजित होने वाले रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव हमेशा रहा है। राज्य की जनता भी उन्हें बेहद महत्व देती है। आगे से पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। पीएम मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड की जनता का उनसे बहुत लगाव है और उत्तराखंड से उनका भी बहुत लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक काम, अनेक विकास की योजनाएं, 2 लाख करोड़ से भी अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोडों से लेकर हवाई सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सड़क परिवहन कनेक्टिविटी, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, 4 धाम ऑल वेदर रोड, आदि कैलाश, देश का पहला गांव माणा, मुखवा, हरसिल, ऐसे सभी स्थानों पर प्रधानमंत्री जी ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दौरा किया है, लोगों के बीच में गए हैं। उससे हमारे राज्य को अनेक प्रकार से जो है प्रसिद्धि मिली है और उन्होंने हमारे राज्य को देश और दुनिया में प्रसिद्धि दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम उनका स्वागत करते हैं, हम सब उत्साहित हैं। पीएम मोदी। खबरों में आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष पर विशेष आयोजन जो है पूरे प्रदेश भर में प्रस्तावित है और जहां कॉर्बेट नगरी यानी कि रामनगर में जन वन महोत्सव का आज आयोजन हो रहा है। बताते चलिए कि जन वन महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे, जहां दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो बताते चले कि कॉर्बेट नगरी में इको टूरिज्म और जंगल संरक्षण पर आज विशेष चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रामनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष के तहत जन वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस विशेष कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने जा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कार्यक्रम 1 बजे से जो है प्रारंभ होगा और जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। बता दें कि राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विधिवत, सांस्कृतिक और सह जनभागिता के जो कार्यक्रम हैं उनमें प्रतिभाग लगातार किया जा रहा है। प्रदेश भर में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता देहरादून से अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से लगातार रजत जयंती को लेकर प्रदेश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, आज का क्या कुछ स्केड्यूल उनका रहने वाला है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पूरे राज्य में इस समय रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज ये कह सकते हैं कि नैनीताल जनपद के दौरे पर हैं, जिसमें पहला कार्यक्रम उनका MPG कॉलेज हल्द्वानी में है और उसके बाद रामनगर में जन वन महोत्सव इस समय आयोजित किया गया है रजत जयंती वर्ष पर। उस कार्यक्रम में वो सम्मिलित वहाँ पर हो रहे हैं। किस प्रकार से इस समय राज्य में ये कह सकते हैं कि विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है, जो राज्य के जो संसाधन है उनका उपयोग किस प्रकार से यहाँ पर किया जा सकता है, जो चीजें यहाँ की है, चाहे आपके जंगल हो, जमीन हो या फिर जो यहाँ के रमणीक स्थल है, उनको किस प्रकार से राज्य के विकास को लेकर यहाँ पर उन्नत बनाया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। अभी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय इन सभी महोत्सव में जाना है, काम कर रहे हैं, खुद जन लीडर बनकर सामने, तो वो सब चीजें कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और उसी में सभी लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अभी जिस तरीके से आज यह कार्यक्रम होने वाला है, इसमें कौन कौन मुख्य अतिथि रहने वाले हैं और क्या कुछ कार्यक्रम आज होंगे? देखो, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ जो वो इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जो स्थानीय विधायक हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, शासन के वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये राज्य को कैसे सालों में कमियां रही उनको दूर करके कैसे और तेजी से आगे विकसित किया जा सकता है, उन सब चीजों बातचीत यहाँ पर हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि रजत जयंती वर्ष की जो खुशियां हैं उन खुशियों में आम जनता की सहभागिता किस प्रकार से यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है, विकास के काम कैसे जनता का सहयोग यहाँ पर लिया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर इस समय मंथन यहाँ पर चल रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। जनता को भी इस समय कह सकते हैं कि उन सभी में सहभागी बनने का
प्रयास यहाँ पर किया था ताकि जनता को पता चल सके कि राज्य सरकार किस प्रकार से उनके विकास को लेकर यहाँ पर काम कर रही है। जो इस समय परियोजना या योजनाएं इस समय जनता के लिए संचालित हो रही है, कौन कौन सी यहाँ पर है विकास के लिए। ये कह सकते हैं कि जो उपलब्धियां अब तक हासिल की गई, इन 25 सालों में जो उपलब्धियां हासिल करी है, उसे अगले 25 सालों में किस विकास और बढ़ाया जा सकता है, कैसे विकास के राह पर उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर हो सकता है, उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर मनोरंजन चिंतन यहाँ पर हो रहा है। कार्यक्रमों में उत्तराखंड की संस्कृति हो या उत्तराखंड की जो विशेषता है, वो सब चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कोशिश यही है उत्तराखंड पद पर अग्रसर हो सके और उस जनता है वो सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में देश भर के विभिन्न राज्यों में निवासरत प्रवासी उत्तराखंडियों का स्वागत किया। तो वहीं आपको बता दें कि रात्रि भोज के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आप भले ही दूर हों लेकिन दिल से हमेशा ही उत्तराखंड से जुड़े हैं और आप हमारी शक्ति हैं, हमारी वैश्विक पहचान है। आपको बताते चले कि प्रवासी उत्तराखंडियों ने अपने अनुभव और प्रदेश के विकास को लेकर अपने विचारों को भी साझा किया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से संवाद कर आश्वस्त किया है कि ग्लोबल उत्तराखंड विजन को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है और उन्होंने प्रवासियों के लिए डिजिटल कनेक्ट प्लेटफॉर्म के साथ साथ ग्लोबल नेटवर्किंग फोरम और विशेष साझेदारी नीति को भी लाने की घोषणा की। बताते चले कि कार्यक्रम में प्रवासियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और राज्य के विकास के कार्यों की सराहना भी उनकी ओर से की गई। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के अगले महीने ये पूरे तरीके से शुरू हो सकता है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में इसका लोकार्पण कर सकते हैं। बताते चले कि NHAI के अधिकारियों ने पीएम नरेंद्र मोदी से समय मांगा है और जहां बताते चले कि 12,000 करोड़ रुपए की लागत से यह एक्सप्रेस वे बन रहा है और जिसके बाद दिल्ली से देहरादून पहुंचने में अब केवल 3 घंटों का ही समय लगेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अगले महीने से शुरू हो सकता है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में इस बहुप्रशिक्षित जो प्रोजेक्ट है उसका लोकार्पण भी कर सकते हैं। तो वहीं यह भी बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से उद्घाटन के लिए समय मांगा गया है ताकि परियोजना का औपचारिक रूप से जनता को समर्पित किया जा सके। तो बताते चले कि करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से यह एक्सप्रेसवे जो है वो पूरे तरीके से तैयार होने वाला है और जिसके बाद शुरू होने के बाद दिल्ली से देहरादून की यह जो यात्रा है वो मात्र 2.5 से 3 घंटों में पूरी हो सकेगी। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी नई गति देगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जल्द ही नेशनल जो एक्सप्रेसवे है वो शुरू होने जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मूल निवास के मुद्दे पर राजनीति पूरे तरीके से गर्मा गई है, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार से स्पष्ट विचार विमर्श करने के लिए नीति बनाने की उनकी ओर से मांग की गई। तो वहीं आपको बता दें कि उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मूल निवास की अनिवार्यता को लेकर कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं है और इससे राज्यवासियों को कई स्तरों पर दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। यशपाल आर्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार को तुरंत इस विषय पर ठोस निर्णय लेना चाहिए ताकि उत्तराखंड के मूल निवासियों को इसका लाभ मिल सके। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मूल निवास की स्पष्ट परिभाषा तय होने से युवाओं, कर्मचारियों और आम नागरिकों को पहचान और अधिकार दोनों सुनिश्चित हो सकेंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्नेहा राणा से फोन पर बातचीत की। आपको बता दें कि उन्होंने स्नेहा को टीम इंडिया में चयन पर बधाई देते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन और भारत की जीत के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री ने स्नेहा की उपलब्धियों पर 50 लाख की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की, जहां उन्होंने कहा कि स्नेहा राणा ने मेहनत, प्रतिभा और संकल्प के बल पर उत्तराखंड का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है। उनकी सफलता राज्य की बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को सर्वोच्चतम सुविधाएं देने की प्रतिबद्धता भी दोहराई और इस मौके पर स्नेहा राणा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह देश और उत्तराखंड को गौरवान्वित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते स्नेहा, कैसी हैं? नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ, आप बताएं सर। बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप लोगों ने बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे देश को है इसमें करवाई है और उसमें थैंक यू सो मच सर। पूरी टीम को और आपको विशेष रूप से बधाई। आपने उत्तराखंड का नाम भी बहुत ऊंचा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की मातृशक्ति को नमन है ना। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए, फिर कहाँ हैं अभी आप लोग? अभी तो दिल्ली है सर, आज पीएम सर से मीट था। हाँ हाँ। हाँ जी, कल प्रेसिडेंट मैम से है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ जी, फिर मैं 8 को आऊंगी सर उत्तराखंड। चलो ठीक है, आइए फिर, है ना, तब भेंट करेंगे यहाँ पर। हाँ जी। चलो, हाँ जी, हाँ जी अपने सर। घर में भी थैंक यू सर। सभी को मेरी तरफ से बधाई कहना, ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आगे के लिए भी, है ना। अब खबर रुड़की से है, जहां पर शराब के नशे में पत्रकार से अभद्रता करने वाले सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। बताते चलें कि जानकारी के अनुसार यह सिपाही लक्सर के कोतवाली में डाक मुंशी में पद पर तैनात था और जहां नशे में धुत सिपाही ने थाने में हंगामा किया तो वहीं फोन पर पत्रकार से बदसलूकी की और जिसकी शिकायत कुछ अधिकारियों तक पहुंची और जहां शिकायत के बाद अधिकारी हरकत में आए। आपको बताते चले कि सिपाही का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। रिपोर्ट आने के बाद विभागीय कार्रवाई को शुरू कर दिया गया और जहां एसएसपी हरिद्वार परमिंदर डोभाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और साथ ही पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सीओ मंगलोर को भी सौंप दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने रुड़की और हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर पूरे तरीके से सील कर दिए। जी हां, आपको बता दें कि टीम ने सुनहरा रोड पर स्थित कैलाश नर्सिंग होम, मां जच्चा बच्चा हॉस्पिटल और में गंभीर खामियां जो है पाई गई थी और जिसके बाद दोनों अस्पतालों के थिएटर को तुरंत सील कर दिया गया। इसके बाद विभाग की टीम ने रामनगर स्थित मेट्रो सिटी हॉस्पिटल और मैक्स के हेल्थ केयर पहुंची और जहां पर वहां भी ऑपरेशन थिएटर सील कर दिए गए। बताते चलें कि रुड़की में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई के बाद पूरे तरीके से हड़कंप मच गया। तो आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां रुड़की के 4 अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया। बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा दौरा किया गया था और जिसमें कि आपको बता दें कि जांच के दौरान कई ऐसी अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद आपको बता दें कि एक के बाद एक कुल 4 अस्पतालों में जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसको पूरे तरीके से सील कर दिया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि इस कार्रवाई से न सिर्फ जो ऑपरेशन थिएटर है उनको सील किया गया, बल्कि आगे भी चेतावनी दी गई है कि यदि और भी अनियमितता पाई गई या फिर सुधार नहीं किया गया तो इस तरीके की कार्रवाई और भी सख्त की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले कि रुड़की के 4 अस्पताल थे जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और उनके द्वारा यह छापेमार कार्रवाई की गई। लापरवाही कोई अगर मामला संज्ञान में आता है तत्काल कार्रवाई की जाती है उस पर। यदि आती है तो नियम अनुसार जो भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। और उनका आईसीयू बंद किया गया था, आईसीयू रोटी बंद की गई थी, एडिशनल टीम गए हुए थे जांच करने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन से जुड़े ठेकेदारों ने आज प्रेस वार्ता कर हर घर जल और हर घर नल योजना के तहत राज्य के 70 से 80% गांवों में कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष गांवों में कार्य अंतिम चरण में है। ठेकेदारों ने जानकारी दी है कि विगत वर्षों से भुगतान न होने के कारण बड़ी आर्थिक दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। तो वहीं वर्तमान में लगभग 1200 करोड़ की राशि बकाया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी सिर्फ 200 करोड़ का भुगतान किया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि अब पुनः भुगतान लंबित है और जिसके बाद देवभूमि जल शक्ति कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ वेलफेयर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही राशि जारी नहीं की गई तो पानी की सप्लाई रोकना और धरना प्रदर्शन और भी मजबूत किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से तत्काल समाधान की अपील भी की है। तो आपको बता दें कि देहरादून में ठेकेदारों का 1200 करोड़ का भुगतान अभी लंबित है और जिसके बाद ठेकेदारों ने पानी की सप्लाई रोकने की चेतावनी दी है। तो वहीं यह भी बताते चले कि सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि पहले का जो बकाया भुगतान है वह भी नहीं किया गया था। पहले भी केवल 200 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया था और अब दोबारा से 1200 करोड़ रुपए का भुगतान जो है वो लंबित है और जिसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि ठेकेदारों की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि इसी तरीके से हमारी नासुनी करी गई, हमारी बातों को संज्ञान में नहीं लिया गया तो उनकी ओर से चेतावनी दी है कि पानी की जो सप्लाई है उसको उनकी ओर से रोक दिया जाएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसा आप सभी को विदित है, जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जल जीवन मिशन हर घर जल हर घर नल, इसमें हमारे उत्तराखंड राज्य के सभी ठेकेदार भाइयों द्वारा पूरी लगन और निष्ठा के साथ, गुणवत्ता के साथ कार्य किए। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि हमारे ठेकेदार भाइयों ने 70% गाँवों को हर घर जल हर घर नल करा दिया गया है ऑन रिकॉर्ड, जो कि भारत सरकार के पास भी रिकॉर्ड उपलब्ध है। जो 30% योजनाएं हैं हमारी ऐसी, जिनमें 95 से 98% कार्य पूर्ण हो चुके हैं, परंतु अभी तक हम लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे ठेकेदार भाई, मतलब जैसा पहले भी मैंने आपको कई बार बताया कि बैंकों का ब्याज, लेबर का भुगतान, सप्लायरों के भुगतान, यहाँ तक कि दीपावली, भारत का इतना बड़ा पर्व, सबसे बड़ा पर्व पर हम ठेकेदार भाइयों का भुगतान न किया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। आज ये स्थिति आ गई है। इतने दिनों से हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के एक्स्ट्रा आइटम, वेरिएशन, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, ये सब कुछ नहीं किया जा रहा, भुगतान नहीं किए जा रहे, सिक्योरिटी रिलीज नहीं हो रही, थर्ड पार्टी का पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। स्थिति यह आ गई है कि आज ठेकेदार भाई अपने ऑफिस, अपने कार्यालय में बैठने योग्य नहीं रह गया है। वो किसी को जवाब देने, अपने सप्लायरों का, लेबर का फोन उठाने लायक नहीं रह गया। और इस स्थिति में आकर बैंकों द्वारा उनको मानसिक उत्पीड़न मिल रहा है। ऊपर से अधिकारियों का लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप द्वारा कार्य शीघ्र नहीं पूर्ण किया गया तो इतने दिन में आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, आपके ऊपर ये धारा लगा दी जाएगी, आपकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जनपद के जशपुर क्षेत्र में बाघ की आवाजाही से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि बाघ इन दिनों जशपुर के रायपुर गांव के खेतों के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी आवाजाही कभी उत्तराखंड में है तो कभी उत्तर प्रदेश के सीमांतवर्ती गांवों में देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार अब तक बाघ यूपी के मछमार गाँव में 4 भेड़ों को अपना शिकार बना चुका है। तो वहीं इस घटना के बाद वन विभाग भी पूरे तरीके से अलर्ट हो गया है, जहाँ कल देर शाम यूपी में वन विभाग की टीम ने ड्रोन के कैमरे की मदद से बाघ को ढूंढने का प्रयास किया ताकि उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जा सके। तो वहीं दोनों राज्यों की वन विभाग की टीमें लगातार बाघ की तलाश में जुटी हुई हैं ताकि किसी भी मानव या फिर वन्य जीव संघर्ष की घटना को टाला जा सके। तो वहीं आपको बता दें कि जसपुर के क्षेत्र में इस समय बाघ की आवाजाही के चलते पूरे तरीके से दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि दोनों राज्यों के वन विभाग टीम पूरे तरीके से तत्परता और अलर्ट मोड पर है और जहां बाघ की तलाश निरंतर जारी है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती का आयोजित 2 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्षी विधायकों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, विपक्ष ने मूल निवास, स्थायी राजधानी गैरसैंण और महिला सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। जहां नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायक यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य निर्माण के 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी उत्तराखंड के सामने अनेक चुनौतियां बरकरार हैं। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि राजनीति मतभेदों से ऊपर उठकर राज्य का ठोस रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए। और जहां विपक्ष ने एक सुर में कहा कि राज्य की 25वीं वर्षगांठ आत्ममंथन का अवसर है और अब वादों से आगे बढ़कर जनता के विश्वास पर खरा उतरना ही श्रद्धांजलि होगी और उन लोगों के प्रति जिन्होंने इस राज्य के लिए संघर्ष किया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।